हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जियां भाग 14। शगुन को अपने घर में देखकर गुड्डू को थोड़ा अजीब लगा। उसे शक हुआ तो उसने वेदी और गोलू से शगुन का नाम पूछा, पर उन दोनों बेवकूफों ने गुड्डू को झूठ बोला, वो भी अलग अलग, जिससे गुड्डू का शक यकीन में बदल गया। दोनों गलत जवाब देकर गायब हो गए। गुड्डू बैठा बैठा याद करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। पानी, शगुन ने गुड्डू के सामने ग्लास करते हुए कहा। गुड्डू ने देखा सामने शगुन खड़ी है, तो उससे पानी लिया और पीकर ग्लास रखते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? शगुन, शगुन गुप्ता। शगुन ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। गुड्डू सोचने लगा, इस नाम की किसी भी लड़की को वो नहीं जानता था। गुड्डू ने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला तो उसे अचानक से दर्द होने लगा और उसने अपना हाथ सर से लगा लिया। दर्द उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। शगुन जैसे ही उसे संभालने उसकी ओर बढ़ी, गुड्डू ने हाथ आगे करके उसे रोकते हुए कहा, हम अभी ठीक हैं। शगुन को बहुत दुख हुआ कि गुड्डू उसे छूने से भी रोक रहा है, लेकिन इस वक्त वह गुड्डू की मजबूरी समझ सकती थी। शगुन वहां से चली गई। कुछ देर बाद मिश्राइन गुड्डू के पास आई और नमकीन खिचड़ी उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। गुड्डू ने थोड़ा सा खाया और फिर दवा ली और कहा, हमें सोना है अम्मा, हमें ना हमारे कमरे में जाना है। जब तक पैर में प्लास्टर है तुम वो नीचे वाले कमरे में ही रहोगे। वैसे भी तुम्हारा कमरा हमने हमारे मेहमान को दे रखा है। मिश्रा जी ने गुड्डू की ओर आते हुए कहा। गुड्डू ने सुना तो पहले मिश्रा जी को देखा और फिर शगुन को। बेचारे का कमरा भी छीन लिया था। उसने अपने पिताजी के सामने कुछ नहीं कहा, ना ही उसमें कुछ कहने की हिम्मत थी। मिश्रा जी आकर गुड्डू के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गए और मिश्राइन से कहने लगी, हम सोच रहे थे कि शोरूम जाकर काम देख लें। इतने दिन से गए नहीं हैं, ऑर्डर भी सारे पेंडिंग में पड़े हैं। हाँ, आप नहा लीजिए, हम खाना बनवा देते हैं, मिश्राइन ने उठते हुए कहा। मिश्राइन, हम नाश्ता ही करेंगे, खाना शोरूम भिजवा दीजिए। मिश्रा जी ने भी उठते हुए कहा और अपने कमरे की ओर चले गए। गोलू और वेदी गुड्डू से बचकर किचन की ओर चले आए। तब तक शगुन भी वहां आ गई थी, तो वेदी ने कहा, का गोलू भैया, हमारे से अलग नाम बताने की क्या जरूरत थी? पकड़े जाते तो? अरे हमें क्या पता था तुम कुछ और कहोगी और हम कुछ और। जो गुड्डू भैया के सामने ना सोच समझ के बात करनी होगी। गोलू ने कहा, आप दोनों ही पागल हैं, क्या जरूरत थी उनके सामने मेरा गलत नाम बताने की? ऐसे उटपटांग झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। शगुन ने दोनों को डांट लगाते हुए कहा, अरे भाभी, हमारी गलती नहीं है, जे है ना वेदी, इसने गड़बड़ कर दी। गोलू ने वेदी के सर पर चपत मारते हुए कहा, अरे भाभी, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, आप दोनों झगड़ना बंद करो। बस ध्यान रखना गुड्डू जी के सामने ऐसी कोई बात ना होने पाए जिससे उन्हें शक हो। पहले वो पूरी तरह ठीक हो जाए, उसके बाद कोशिश करेंगे उन्हें सब याद दिलाने की। शगुन ने कहा तो गुड्डू, गोलू और वेदी दोनों ने हामी भर दी। गोलू कुछ देर रुका और फिर वहां से चला गया। मिश्रा जी का सहारा लेकर गुड्डू वेदी के कमरे में चला आया। आज से ये कमरा उसका था। वेदी को भी कोई ऐतराज नहीं था, उल्टा वो तो खुश थी कि उसे शगुन के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। वेदी गुड्डू के पास चली आई और बैठकर बातें करने लगी। शगुन ने मिश्रा जी के लिए 2 पराठे और रायता बना दिया। नहाकर नाश्ता करने के बाद मिश्रा जी अपने शोरूम के लिए निकल गए। गुड्डू भी थक चुका था, इसलिए वह वेदी से बात करते करते ही सो गए। मिश्रा जी के घर में शगुन हमेशा साड़ी पहनती थी, लेकिन अब गुड्डू से सच छुपाने के चक्कर में उसे सूट पहनना पड़ता था और एक कंवारी लड़की की तरह पेश आना पड़ रहा था। अपनी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र भी उसने छुपा रखा था। गुड्डू सो रहा था। शगुन जब वेदी के कमरे के सामने से गुजरी तो उसकी नजर सोए हुए गुड्डू पर चली गई।
शगुन के कदम खुद ब खुद रुक गए। वह कमरे में आई और बड़े प्यार से गुड्डू को देखने लगी। शगुन इतने में ही खुश थी कि कम से कम गुड्डू उसकी आंखों के सामने तो है। बेपरवाह सा गुड्डू सो रहा था। गर्मी की वजह से उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, जबकि पंखा चल रहा था। शगुन ने देखा कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी, जिस वजह से बाहर की गर्म हवाएं भी कमरे में आ रही थी और कमरा गर्म हो चुका था। शगुन ने खिड़कियां बंद करके पर्दे लगा दिए, पंखे की स्पीड थोड़ी तेज कर दी और एडजस्ट फैन भी चला दिया। गुड्डू के माथे पर आई पसीने की बूंदों को शगुन ने अपने दुपट्टे से पोंछा तो उसे वो पल याद आ गया जब शादी के बाद रोशनी की शादी के वक्त उसने ऐसा किया था। अपनी नई साड़ी के बारे में ना सोचकर शगुन ने उससे गुड्डू के माथे का पसीना पोंछा था। गुड्डू के सर के पास बैठी शगुन प्यार से गुड्डू के चेहरे को देखने लगी और पीछे बैकग्राउंड में वही आपका रोजाना वाला पसंदीदा गाना बजने लगा। नजर उलझी सी है, सांसों का कैसा शोर है, हम हैं तुमसे जुदा, दिल पर ये तेरी यार है। शगुन के कानों में एक शांत और मीठा सा संगीत गूंजता रहा। गुड्डू के साथ बिताए पल आंखों के सामने आने लगे। होश तब आया जब सामने बैठी लाजो ने कहा, हाय शगुन भाभी कितने प्यार से देख रही ना तुम गुड्डू भैया को। शगुन ने सुना तो उसकी तंद्रा टूटी और उसने उठते हुए कहा, अरे लाजो तुम कब आई? जब आप गुड्डू भैया के ख्यालों में खोई थी, लाजो ने कहा। अरे फूट जाएंगे, शगुन ने कहा तो लाजो ने इशारों में चुप रहने का इशारा किया और फिर फुसफुसाते हुए कहा, आपको अम्मा बुला रही है, चलो। शगुन ने कहा और फिर लाजो के साथ बाहर चली आई। लाजो मिश्राइन की ओर चली आई और शगुन अम्मा के कमरे में। गुड्डू के घर से निकलकर गोलू अपने घर आया। उसने किसी से कोई बात नहीं की और सीधा अपने कमरे में चला गया। नहाकर वह बाहर आया तो उसकी अम्मा ने कहा, गोलू आजा, नाश्ता लगा दिया है, तुम्हारी पसंद की सब्जी बनी है आज। हमें भूख नहीं है, कहते हुए गोलू ने स्कूटी की चाबी उठाई और वहां से निकल गया। गुप्ताइन उसके चेहरे की उदासी से अनजान नहीं थी। गोलू घर से निकलकर दुकान की ओर चल पड़ा। पिछले कई दिनों से काम बंद पड़ा था। गोलू जैसे ही दुकान पहुंचा, नवीन मिल गया। उसने गोलू के पास आकर कहा, भाई गोलू, तुम्हारा और गुड्डू का कुछ अता पता नहीं है। शादी के बाद तुम दोनों ने तो मतलब शक्ल ही नहीं दिखाई। अरे भैया क्या बताएं, मतलब इन दिनों जो बवाल मचा है जिंदगी में पूछो मत, गोलू ने कहा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? और गुड्डू कहाँ है? ना उसका फोन लगता है ना मैसेज के जवाब दे रहा है वो। नवीन ने पूछा। आओ अंदर आओ, बताते हैं, गोलू ने कहा तो नवीन उसके साथ दुकान के अंदर चला और सोफे पर आकर बैठ गया। गोलू ने दरवाजे से गर्दन निकालकर बगल वाले को चाय भेजने को कहा। कुछ देर बाद ही लड़का चाय देकर चला गया। गोलू ने नवीन को चाय दी और फिर पीते हुए उसे सब बताने लगा। सारी बातें सुनने के बाद नवीन ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ गुड्डू के साथ, अभी कैसा है वो? अभी ठीक है, घर आ चुके हैं, गोलू ने कहा। ठीक, जाते हुए मैं उससे मिलता जाऊंगा, नवीन ने कहा। जे न करना भैया, गुड्डू भैया से अभी मिलना सही नहीं है, उनको कुछ याद नहीं है, ना अपना काम ना अपनी बहन की शादी, गोलू ने कहा। पर हम तो कानपुर इसलिए आए थे कि तुम लोगों को पेमेंट करना था, वैसे भी तुम और गुड्डू साथ ही तो हो, मैं तुम्हें दे देता हूँ, कहते हुए नवीन ने अपनी जेब से चेक निकाला और गोलू की ओर बढ़ा दिया। गोलू ने देखा चेक में 5 लाख का अमाउंट भरा हुआ था। नवीन भैया 5 का ही दिए हो, 475 कहीं बाकी था, और जेब 25 से एक्स्ट्रा का है? गोलू ने पूछा। गोलू, सबको तुम्हारा और गुड्डू का काम बहुत पसंद आया, शादी एकदम अच्छे से हुई, कोई कमी नहीं रही, कोई गड़बड़ नहीं, इसलिए पापा ने ये 25 अपनी खुशी से दिए हैं, नवीन ने कहा। गोलू ने सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन गुड्डू नहीं था, इसलिए मन थोड़ा उदास भी हो गया।
नवीन कुछ देर वहां रुका और उसके बाद वहां से चला गया। गोलू ने चेक ड्रॉवर में डाल दिया। बनारस उत्तर प्रदेश। प्रीति को रोहन के ऑफिस में ही जॉब मिल चुकी थी। सुबह अपना और अपने पापा का खाना बनाकर घर के सब काम निपटाकर वह ऑफिस के लिए निकली। तभी गुप्ता जी ने कहा, प्रीति बेटा। हाँ पापा। गुप्ता जी उसके पास आए और उसे कुछ फूल एक छोटी सी टोकरी में देकर कहा, आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन है। जाने से पहले पास वाले शिव मंदिर में इन्हें चढ़ाते हुए चली जाना। महादेव सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है पापा, आप अपना ख्याल रखना और मैं टाइम से आ जाऊंगी, प्रीति ने कहा और गुप्ता जी को बाय बोलकर चली गई। गुप्ता जी भी अपने कमरे की ओर चले गए। घर से निकलते ही प्रीति को याद आया कि वह अपना टिफिन तो घर में ही भूल गई है। वह वापस आई और किचन के प्लेटफॉर्म पर रखा अपना टिफिन उठाकर बैग में रखा और जल्दी जल्दी में चली आई। प्रीति जल्दी जल्दी में फूलों की टोकरी संभाली चली जा रही थी। तभी सामने से आते रोहन से टकरा गई। हाथ में पकड़े फूल ऊपर हवा में उछल गए। प्रीति जैसे ही गिरने को हुई, रोहन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे थाम लिया और गिरने से बचा लिया। हवा में उछलते फूल उन दोनों पर आकर गिरने लगे। प्रीति और रोहन एक टक एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। माहौल में इश्क की खुशबू तैर रही थी। कानपुर उत्तर प्रदेश। गोलू का दिल टूट चुका था। पिंकी को उसने खो दिया था और ये बात बार बार उसे चुभन का एहसास करवा रही थी। सबके सामने गोलू अभी भी वही पुराना हंसता मुस्कुराता गोलू था, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी था। गोलू अपने काम में लगा था, तभी किसी ने उसके सामने काउंटर पर टिफिन लाकर रखा। गोलू ने हैरानी से सामने देखा तो पाया पिंकी खड़ी थी। गोलू को उम्मीद नहीं थी कि इतना सब होने के बाद पिंकी उससे मिलने आएगी। गोलू को चुप देखकर पिंकी ने कहा, तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि खाना खाकर नहीं आए हो तुम। हमारा गुस्सा खाने पर निकालने की जरूरत नहीं है गोलू। हमें भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया था, गोलू ने पिंकी से नजरें चुराते हुए कहा। पिंकी ने गोलू को घूरा और कहा, भूख ना हो तब भी खा लो, वैसे भी अपना प्यार निभा रहे हो और हम अपना, चलते हैं। कहकर पिंकी वहां से चली गई और गोलू उसे जाते हुए देखता रहा। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 14। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।